हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से मैस्कॉट इंस्टीट्यूट के इस ज्योग्राफी क्लास में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम लोग हिमालय पर 4th लेक्चर करने चल रहे हैं और ये हिमालय पर लास्ट वीडियो होगा। और आज की क्लास में आप देखेंगे कि 4 एक्सरसाइज के थ्रू हम लोगों ने हिमालय को पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो इससे पहले जो 3 वीडियो आपने देखा है उसमें हम लोगों ने फर्स्ट में देखा था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने हिमालय की विशेषता और साथ ही साथ ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था, और थर्ड वीडियो में आपने हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं के बारे में, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम लोग हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर देखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, हिमालय का वर्गीकरण 2 तरह से किया गया है। तो एक तो हिमालय की श्रेणियों के आधार पर है और दूसरा नदियों के आधार पर है। तो आज हम लोग हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर देखेंगे और साथ ही साथ हिमालय पर पाए जाने वाले प्रमुख ग्लेशियर और दर्रों के बारे में बात करेंगे, जिनसे कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर। सो फ्रेंड्स, एक भूगर्भ शास्त्री थे सिडनी बुरार्ड। सो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि हिमालय को अध्ययन करने के लिए या अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर भी किया जा सकता है। और इस आधार पर इन्होंने हिमालय को 4 भागों में वर्गीकृत किया। ठीक है। सो इससे पहले कि इन चीज़ों को हम लोग मैप के थ्रू समझें, मैं इसको एक बहुत ईजी वे में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जिसके बाद मैप जो है आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप 5 नदियों का नाम याद कर लीजिए। ये 5 नदी कौन सी है? एक सिंधु नदी, दूसरा सतलज, काली नदी, तीस्ता, दिहंग। पश्चिम से पूर्व की तरफ आप 5 नदियों को ध्यान रखिए। सिंधु नदी, सतलज, काली, तीस्ता और दिहंग। ठीक है। अभी मैं मैप पे आ रहा हूँ। सो अब ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य का जो क्षेत्र है उसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा गया। सतलज नदी और काली नदी के जो मध्य का क्षेत्र था उसे कुमायूं हिमालय कहा गया। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य का जो क्षेत्र था उसे नेपाल हिमालय कहा गया। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य का जो क्षेत्र था उसे असम हिमालय कहा गया। तो इस प्रकार से 5 नदियों के मध्य 4 वर्गों में हिमालय को वर्गीकृत किया गया। फिर से ध्यान रखिए, ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग। प्रारंभिक 2 नदियां सिंधु और सतलज के मध्य का जो क्षेत्र था उसे कश्मीर और पंजाब हिमालय कहा गया। सतलज और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य जो था वो असम हिमालय था। अब इसे मैप में आप समझिए, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सबसे उत्तर की तरफ आप देख रहे हैं सिंधु नदी है। सिंधु नदी आप जानते हैं जैसा कि इसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से है। तो मानसरोवर झील के पास से ये उद्गम होते हुए भारत के उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। और ट्रांस हिमालय, जैसा कि आप जान रहे हैं, सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख और फिर जास्कर, ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। सो लद्दाख और जास्कर के मध्य से होता हुआ पश्चिमी क्षेत्र में ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। तो ये हो गया सिंधु नदी। और दूसरा आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल भी जो है वो मानसरोवर झील के पास ही राजस्थान क्षेत्र से, राजस्थान क्षेत्र से होता है। और यह भारत में प्रवेश करता हुआ तो आगे जाकर पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान में सिंधु नदी मिल जाता है। तो ये जो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र था, ये हमारा प्रथम हिमालय खंड हुआ, जिसे हम लोग कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। अगला आप देख रहे हैं यहाँ पर काली नदी। काली नदी ये उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से प्रवाहित होता हुआ उत्तर से दक्षिण की तरफ बहता है, और ये घाघरा की सहायक नदी, नीचे जाकर घाघरा में मिल जाता है। इसके बाद आप इसी तरह तीस्ता नदी देख रहे हैं। तीस्ता सिक्किम की नदी है, तो सिक्किम में प्रवाहित होते हुए ये और नीचे जाकर के बांग्लादेश क्षेत्र में जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है।
और आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र दिहांग नदी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसी को ब्रह्मपुत्र नदी भी बोलते हैं। सो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। तो ये भी तिब्बत के क्षेत्र से उद्गम होते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाता है और नीचे दक्षिण की तरफ जो है वो बांग्लादेश में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे नदियों का हम लोगों ने उद्गम देखा। सो अब मैं वर्गीकरण के अनुसार हिमालय के चारों खंडों को वो एक एक करके बताता हूँ और उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर भी हम ध्यान रखेंगे। तो पहला आप देख लीजिए, पहला क्या है, कश्मीर हिमालय या इसी को बोलते हैं पंजाब हिमालय। तो कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय के लिए पहला पॉइंट तो आप यही ध्यान रखिएगा कि ये किसके मध्य है, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य है। दूसरे पॉइंट की बात अगर आप करें तो मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय है वो पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी चौड़ा है, जबकि वो पूर्व की तरफ पतला होता चला गया है। ठीक है, तो अगर हम नदियों के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं तो चारों हिमालय खंडों में जो सबसे चौड़ा हिमालय श्रृंखला है वो कौन सा है, कश्मीर या पंजाब हिमालय का है। ठीक है, अगर हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा जो कश्मीर हिमालय है वो करेवा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। करेवा मिट्टी, करेवा मिट्टी क्या है, ये एक हिमोड़ है। हिमोड़, हिमोड़ द्वारा निर्मित मोटी मिट्टी की परत है। हिमोड़ क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा जलोढ़, जलोढ़ यानी जल द्वारा बहाकर लाए गए जो मिट्टी होते हैं या अन्य पदार्थ होते हैं, यानी जल द्वारा बहाकर लाए गए जो पदार्थ होते हैं उसे हम जलोढ़ बोलते हैं। इसी तरह हिमोड़, हिमोड़ हिम यानी बर्फ, बर्फ द्वारा यानी बर्फ के द्वारा जो बहाकर लाए गई मिट्टी या अन्य पदार्थ होते हैं उसे हम हिमोड़ बोलते हैं। तो करेवा मिट्टी क्या है, ये कश्मीर हिमालय की एक प्रसिद्ध मिट्टी है और ये मुख्य रूप से सेब और केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी यहाँ पर सेब और केसर की खेती काफ़ी अच्छी होती है। तो ये ऊपर के हिमनटों द्वारा, हिमनट अर्थात जिसे आप ग्लेशियर कहते हैं, उनमें जो बर्फ होता है, हिम होता है, उसके द्वारा बहाकर लाए गए हिमोड़ होते हैं जो मिट्टी और अन्य पदार्थों को बहाकर लाते हैं अपने साथ में और एक जगह पर एकत्रित होकर के वो उसको फैला देते हैं, अर्थात वो मोटी परत के रूप में बिछ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा करेवा मिट्टी जो है वो कश्मीर हिमालय की पहचान है और साथ ही साथ ये सेब और केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जो कश्मीर हिमालय है ये कुछ तीर्थ स्थलों की वजह से भी प्रसिद्ध है, जहाँ पर आप वैष्णो देवी मंदिर देखते हैं, वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ की गुफा, और चिरार शरीफ, चिरार ए शरीफ। तो ध्यान रखिएगा वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ की गुफा और चिरार शरीफ, ये तीनों जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं वो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसके अलावा आपको याद होगा कि मैंने बताया था जो कश्मीर क्षेत्र में शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान होते हैं उसे मर्ग कहते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, वो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही आता है। जैसे आपने गुलमर्ग और सोनमर्ग के बारे में सुना था। ठीक है, तो शीतोष्ण जो मुलायम घास के मैदान होते हैं या शीतोष्ण जलवायु के घास के जो मैदान होते हैं वो कश्मीर हिमालय में मर्ग के नाम से जाने जाते हैं। ओके, सो अब हम लोग दूसरे हुमायूं हिमालय पर बात करते हैं। सो पहली चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सतलज नदी और काली नदी के मध्य हुमायूं हिमालय का विस्तार है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि यह मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है और मैंने आपको बताया था उत्तराखंड की कुछ प्रसिद्ध चोटियों के बारे में, जिसमें नंगा देवी, त्रिशूल चोटी, कामेर, बंदरपुच, केदारनाथ चोटी, बद्रीनाथ चोटी, ये सभी हुमायूं हिमालय की विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा हुमायूं हिमालय 3 पॉइंट अभी मैंने बताया,
पहला सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित है। दूसरा, यह मुख्य रूप से उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र है। और तीसरा मैंने बताया कि जो उत्तराखंड के जो मुख्य पर्वत चोटियाँ हैं, जिसमें मैंने बताया था नंगा देवी, त्रिशूल चोटी या कामेट, बंदरपुर, केदारनाथ चोटी, बद्रीनाथ चोटी, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर अभी मैं आगे ग्लेशियर के बारे में बताऊंगा, बट समझ लीजिए कि 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं जिसे हम गंगोत्री और यमुनोत्री कहते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गंगोत्री से ही गंगा नदी और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। अर्थात अगर हम बात करते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल या यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। ओके, इसके अलावा जो हम लोगों ने बात किया था दून और द्वार की घाटी के बारे में, पीछे की क्लास में बात किया था। सो दून घाटी, द्वार घाटी, फूलों की घाटी, ये भी जो है वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। अगला है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये किसके मध्य स्थित है। तो अब आप समझ गए होंगे ये कौन सी नदी है, काली नदी है। और यहाँ पर कौन सी नदी है, तिस्ता नदी है। तो ये काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य स्थित क्षेत्र है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, यह मुख्य रूप से नेपाल में पाया जाने वाला हिमालय का क्षेत्र है, इसीलिए इसे नेपाल हिमालय भी कहते हैं। तो जितनी भी प्रमुख चोटियाँ हैं, आपने पिछली क्लास में देखा कि जो हम प्रमुख चोटियों की बात करते हैं, अगर उसमें हम कुछ चोटियाँ देखें ऊंचाई के आधार पर, तो मैंने बताया था एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी, मनसालू, अन्नपूर्णा। ओके, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू है, फिर धौलागिरी है, फिर मनसालू है और फिर अन्नपूर्णा है। तो ये सभी एवरेस्ट की ऊंची चोटियाँ जो है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। सो ये मैंने आपको जो क्रम बताया, ये हिमालय पर्वत चोटियों की ऊंचाई के आधार बताया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन जो होता है वो इन पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछ लेता है। तो वैसे तो आप जानते हैं कि अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी कौन सा है, नंगा पर्वत है। और अगर हम सबसे पूर्वी चोटी की बात करते हैं तो वो नामचा बरवा है। लेकिन अगर हम नेपाल क्षेत्र में यानी नेपाल हिमालय के अंतर्गत इन पर्वत श्रृंखलाओं को क्रम से देखें तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पश्चिम में धौलागिरी है, उसके बाद आपका अन्नपूर्णा है, उसके बाद आपका मनसालू है, फिर एवरेस्ट है, मकालू है और फिर कंचनजंगा है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पे आपका धौलागिरी है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो पहले आपको धौलागिरी दिखाई देगा, फिर हम बात करेंगे अन्नपूर्णा की, फिर बात करेंगे मनसालू, देन एवरेस्ट, फिर मकालू और फिर आप पाएंगे कंचनजंगा सिक्किम में। ओके, सो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद मैंने लास्ट वीडियो में पहले आपको अन्नपूर्णा दिखा दिया था पश्चिम में और बाद में धौलागिरी दिया था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो अब हम लोग बात करते हैं चौथे हिमालय की, दैट इज असम हिमालय। तो फोर्थ देखते हैं असम हिमालय। सबसे पहली चीज़ के बारे में नदियों का काम देख लीजिए। तो ये तिस्ता और दिहांग नदी के मध्य में है। तिस्ता नदी जो कि सिक्किम से निकलता और दिहांग बने होता है, जिसको आप ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो तिस्ता और दिहांग नदी के मध्य जो है असम हिमालय पाया जाता है। इसके साथ साथ ये सभी हिमालय के जो आपने भी वर्गीकरण देखा उसमें सबसे लंबा है, करीब करीब 720 किलोमीटर का क्षेत्र है। तो सबसे चौड़ा आपका कश्मीर हिमालय है और सबसे लंबा, यानी अगर चौड़ाई की बात करते हैं, जो चौड़ाई क्षेत्र है वो कश्मीर हिमालय का है
और अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो वो लंबाई कहाँ का है, वो असम हिमालय का है। ओके, असम हिमालय की विशेषता ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहाड़ियाँ हैं वो टुकड़ियों के रूप में पाया जा रहा है, अर्थात छोटे छोटे खंडों के रूप में पाया जाता है, और उन पहाड़ियों का नाम वहाँ की जनजातियों के नाम पर पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था शिवालिक पढ़ाते समय भी कि जब शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर 4 जनजातियों के नाम के आधार पर इनकी टुकड़ियों को अर्थात पहाड़ियों की टुकड़ियों को नाम दिया गया था। उसमें पहला कौन सा था, डफला, दूसरा मीरी, तीसरा अबोर और फिर मिसमी। तो 4 नाम कौन से हैं, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। सो इस तरह से अभी हम लोगों ने असम हिमालय को देखा, और जैसा कि आप जानते हैं कि नामचा बरवा पर्वत के बाद से जो है हिमालय दक्षिणावर्त हो जाता है, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है, और उनको हम जनजातियों के नाम के आधार पर ही अलग अलग नामों से जानते हैं। तो चलिए हम लोग नदियों के आधार पर वर्गीकरण के साथ साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाने वाली पहाड़ियों पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत और म्यांमार की जो सीमा है उस सीमा में अलग अलग राज्यों में इस हिमालय को अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जब आप अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर ये जो आपको पहली पहाड़ी दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं पटकोई बूम। तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में 5 पहाड़ियों को डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और एक कौन सी होगी, पटकोई बूम। इसके अलावा जब आप और नीचे आते हैं तो नागालैंड है, नागालैंड में नागा पहाड़ी हो जाता है। ओके, इसके अलावा जब आप और दक्षिण में आते हैं तो नागालैंड के दक्षिण में मणिपुर, और मणिपुर में जो पहाड़ी है ये वाली, ठीक है, ये नागा पहाड़ी हो गई। और ये पहाड़ी की जब बात करते हैं ये वाली, तो ये है लैमाटोल पहाड़ियाँ। इसके अलावा मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, म्यांमार और भारत के पूर्वी सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम है, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ियाँ हैं और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं। ओके, इसके अलावा जब आप मेघालय क्षेत्र में देखेंगे तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, मेघालय क्षेत्र का पोर्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3 आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ। ये तीनों पहाड़ियाँ भी जो हैं वो जनजातियों के नाम पर ही रखा गया है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सो जब हम गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों की बात करते हैं तो ये पहाड़ियाँ मेघालय क्षेत्र में पाई जरूर जाती हैं, बट ये वास्तव में हिमालय का हिस्सा नहीं है। पूरा मेघालय जो है वो पठारी क्षेत्र है, ठीक है, अर्थात पठार, उठा हुआ पठार है, उसके ऊपर समतल मैदान है जहाँ पर वहाँ की जनसंख्या निवास करती है और वहीं पर जनजातियाँ बसी हुई हैं। तो इसे हम मेघालय पठार या शिलांग, जो उसकी राजधानी है उसके नाम से भी शिलांग पठार के नाम से जानते हैं। पूरा शिलांग पठार या मेघालय पठार की बात हम करते हैं तो इसकी जो चट्टानी संरचना है वो जो भारत का प्रायद्वीपीय चट्टान है उससे मेल खाता है। और अगर आप देखेंगे तो आपने यहाँ पर देखा होगा छोटा नागपुर का पठार, उसके उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, ये जो चट्टानी संरचना है वो पूरे शिलांग पठार की चट्टानी संरचना से मैच खाती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो शिलांग पठार है ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है उसी का पूर्वोत्तर विस्तार था, परंतु गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों ने लगातार इसे काट करके उस स्थान को अपने जलोढ़ निक्षेप द्वारा भर दिया। यहाँ पर एक मैदानी क्षेत्र बन गया और वर्तमान में जो हम बांग्लादेश देखते हैं वो वही मैदानी क्षेत्र है। इस तरह से राजमहल और गारो पहाड़ी के मध्य जो गैप बना है उसे राजमहल गारो गैप कहते हैं या इसी को मालदा गैप भी बोलते हैं। सो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम गारो, खासी और जयंतिया की बात कर रहे हैं तो ये गारो, खासी, जयंतिया और ये जो खासी पहाड़ियाँ हैं उसी पर मेघालय की राजधानी शिलांग और साथ ही साथ जो चेरापूंजी आप सुनते हैं दोनों स्थित है। तो चेरापूंजी और मेघालय की राजधानी शिलांग जो है वो खासी पहाड़ियों पर स्थित है।
सो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि मणिपुर में लामाटोल पहाड़ियाँ हैं, उसी लामाटोल पहाड़ी के पश्चिम में ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, तो ये असम में स्थित एक बराइल पहाड़ी है। तो ध्यान रखिएगा, बराइल पहाड़ी असम में स्थित है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम देखें तो ये जो शिलांग पठार है, इस शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में दो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, एक है मिकिर और दूसरा रेंगमा। सो मिकिर और रेंगमा ये भी दोनों जो है ये वास्तव में असम में पाई जाने वाली पहाड़ियाँ हैं, जनजातियों के नाम पर रखा गया है। और इनकी भी जो संरचना है उससे पता चलता है कि ये हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, उसके भाग है। ओके, सो इस तरह से आपने देखा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पहाड़ियाँ टुकड़ियों के रूप में पाई जाती हैं जो जनजातियों के नाम पर हैं। उसमें कुछ पहाड़ियाँ हिमालय का जो दक्षिणावर्ती विस्तार है और कुछ पहाड़ियाँ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वोत्तर विस्तार है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो हिमालय पर स्थित जो प्रमुख ग्लेशियर और दर्रे हैं उनको लेकर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्लेशियर पर बात करता हूँ। तो अगर आप यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो ट्रांस हिमालय का जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम काराकोरम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, उस पर 5 ग्लेशियर स्थित हैं। उसमें पहला कौन है, आप देख रहे हैं ससाइनी। ससाइनी क्या है, इसकी विशेषता ये है कि ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो, सियाचिन, ये सारे ग्लेशियर भी जो हैं वो इसी काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि इन 5 ग्लेशियर में जो सियाचिन ग्लेशियर है वो सबसे पूर्व की तरफ स्थित ग्लेशियर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड क्षेत्र में आते हैं तो आपको उत्तराखंड क्षेत्र में 3 ग्लेशियर दिखाई देगा, जिसमें एक गंगोत्री है, दूसरा यमुनोत्री और तीसरा मिलाम है। तो आप जानते हैं, पीछे मैंने बताया था गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। और इसके अलावा एक और ग्लेशियर है मिलाम। इसके अलावा यहाँ पर आप एक ग्लेशियर देखें, इसे जेमू ग्लेशियर कहते हैं। ये जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में हिमनट कहते हैं और बर्फ़ की चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम जेमू ग्लेशियर की बात कर रहे थे, ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य जो है उसके उत्तरी सीमा पर स्थित है। और जो मैंने आपको तिस्ता नदी बताया था, वो नदी इसी जेमू ग्लेशियर से होकर के निकलती है। सो ये हम लोगों ने कुछ प्रमुख ग्लेशियर को देखा। और अब बात करते हैं जो भारत के उत्तरी क्षेत्रों में अर्थात हिमालयी क्षेत्रों में जो दर्रे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम दर्रे क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। वैसे लास्ट डे की वीडियो मैंने आपको दर्रा बताया था क्या होता है, फिर भी आप ये समझिए कि फ्रेंड्स हम किसी पर्वत को देखते हैं तो अब आप जानते हैं कि अगर हम पर्वतीय सीमाओं को देखें, तो अगर पर्वत सीमा के एक साइड से दूसरे साइड जाना होगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है? या तो हम पर्वत को चढ़ करके और फिर ऐसे उतरें, तब हमारे लिए देखिए बहुत लंबा रास्ता होगा। और साथ ही साथ सभी पर्वत श्रृंखलाएँ ऐसी नहीं होती जहाँ पर आप इस तरह से मार्ग प्राप्त कर सकें। तो बहुत ही दुर्गम पहाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप प्रकृति की आप भेंट कह सकते हो कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन की सुविधा जो होती है वो दर्रों से होती है। दर्रे क्या होते हैं? जब आप कोई पर्वत श्रृंखला देखते हैं तो आप पाएंगे कि पर्वतों के मध्य एक समतल सपाट क्या होता है, मार्ग होता है, जिससे होकर के पर्वतों के मध्य से हम एक सिरे से दूसरे सिरे जा सकते हैं। अर्थात पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए ये जो दर्रे होते हैं वो एक मार्ग प्रदान करते हैं। और ये दर्रे इस बात को सूचित करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि दर्रों का निर्माण नदियों द्वारा होता है। नदियाँ जो यहाँ पर पूर्ववर्ती नदियाँ रही होंगी, पूर्ववर्ती नदियों का मतलब हो गया हिमालय के निर्माण से पूर्व की जो नदियाँ रही होंगी, तो वो नदियाँ जब अपने क्षेत्र में बह रही थी तो उन क्षेत्रों में जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो नदियाँ अपने मार्ग में लगातार जो हिमालय का क्षेत्र था उसे काटती रहीं, और जिसकी वजह से वो समतल सपाट मैदान को बरकरार रख सकी। आसपास के क्षेत्रों में हिमालय बढ़ता चला गया। लेकिन समय के साथ साथ अगर आप आज वर्तमान में देखते हैं कि उन क्षेत्रों में वो नदियाँ नहीं दिखाई देती हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि या तो वो नदियाँ विलुप्त हो गई या किसी दूसरी सहायक नदियों में विलीन हो गई या उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया। बट कुछ भी हो, लेकिन प्रारंभ में वहाँ पर नदियाँ थीं जो वर्तमान में नहीं हैं। तो वही समतल सपाट मार्ग जो पहाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने के काम आता है, उसी को हम दर्रा बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का जो सबसे उत्तरी दर्रा है, यानी जो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, उसे हम काराकोरम दर्रा बोलते हैं। काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है
और ध्यान रखिएगा कि जब चाइना, जो कि आप देख रहे हैं भारत के उत्तर में है, और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं भारत के पश्चिम में है, तो चाइना से पाकिस्तान जो सड़क मार्ग निर्मित किया गया है, जो भारत के पीओके क्षेत्र से होकर जाता है, वो इसी काराकोरम दर्रे से होकर जाता है। और काराकोरम दर्रा जो है वो सियाचिन, जो अभी मैंने ग्लेशियर बताया है, उसके निकट में है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने ट्रांस हिमालय का जो आपको क्षेत्र बताया था, तो सबसे ऊपर काराकोरम पर्वत श्रेणी था, उसके नीचे लद्दाख पर्वत श्रेणी था। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी पे आप देख रहे हैं एक दर्रा है खारदुंगला। खारदुंगला, ये खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। इसके साथ साथ इसकी विशेषता क्या है, जब आप लद्दाख के दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, लेह है। ठीक है, लेह जिला जो लद्दाख का है। तो कभी भी अगर सियाचिन बॉर्डर जाना होता है या सियाचिन क्षेत्रों में जाना होता है, तो लद्दाख क्षेत्र के लेह जिला से होते हुए इसी खारदुंगला दर्रे से होकर के गुजर कर जाना पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं सियाचिन जो ग्लेशियर है, वहाँ से एक नदी निकलती है, इसे हम नुब्रा नदी बोलते हैं, छोटी सी नदी है। तो नुब्रा नदी की घाटी है, अर्थात नदी का क्षेत्र है। तो जब हम यहाँ लेह जिले से निकलते हैं तो आगे की तरफ खारदुंगला दर्रे में जाते हैं और उसके बाद नुब्रा नदी घाटी से होते हुए इस सियाचिन में प्रवेश करते हैं। ओके, इसके अलावा जब आप और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो सबसे दक्षिणी सिरा जो है वो ट्रांस हिमालय कौन सा है, जास्कर पर्वत श्रेणी है। और जास्कर पर्वत श्रेणी पे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 4 दर्रे दिखाई देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुर्जिल दर्रे के बारे में। तो बुर्जिल दर्रा जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जास्कर श्रेणी पर स्थित सबसे पश्चिमी दर्रा है। यानी जास्कर श्रेणी पर सबसे पश्चिम में स्थित जो दर्रा है वो कौन सा है, बुर्जिल दर्रा है। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय के आप देखेंगे दक्षिण में, और ये जो आप देख रहे हैं जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल जो कि लघु हिमालय का सबसे पश्चिमी जो पर्वत श्रृंखला है, तो उसके उत्तर में यहाँ पर क्या है, श्रीनगर है। सो कभी भी अगर श्रीनगर से लेह जाना होता है तो इसी बुर्जिल दर्रे से होकर के जाते हैं, या आप जोजिला दर्रे से होकर के भी जा सकते हैं। तो वास्तव में जो श्रीनगर और लेह मार्ग है, श्रीनगर और लेह मार्ग जो है, श्रीनगर से लेह जाने वाली जो सड़क मार्ग है वो बुर्जिल दर्रे से होकर जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो आप जोजिला दर्रा देख रहे हैं दूसरा, उस जोजिला दर्रा से होकर के भी जाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर आते हैं तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर 2 दर्रे पाए जा रहे हैं। पहला आप देख रहे हैं जो पश्चिमी दर्रा है वो पीर पंजाल है, और दूसरा जो है वो बनिहाल दर्रा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर क्या है, जम्बू है। ठीक है, सो जम्बू से जो श्रीनगर जाने वाला मार्ग है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। और मैंने बताया भी था आपको कि बनिहाल दर्रा जो होता है उसी से जवाहर सुरंग होकर गुजरती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बनिहाल दर्रे से जम्बू टू श्रीनगर जाने का मार्ग है, और साथ ही साथ जवाहर सुरंग भी जो है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। इसके अलावा अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा पाया जाता है। एक है बारा लाचाला दर्रा, बारा लाचाला दर्रा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, बारा लाचाला दर्रा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं सिक्कीला दर्रा, सिक्कीला दर्रा, और इसके अलावा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। सो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे पाए जाते हैं, बारा लाचाला दर्रा, सिक्कीला दर्रा और रोहतांग दर्रा। बारा लाचाला दर्रा और सिक्कीला दर्रा जो है वो जास्कर पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो पीर पंजाल के बगल में, ठीक है, पूर्व में धौलाधर जो पर्वत श्रृंखला है, उस धौलाधर के दक्षिण में एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं मंडी। सो मंडी से लेह जाने वाली जो सड़क मार्ग है वो इसी बारा लाचाला दर्रे से होकर जाती है, मंडी से लेह। इसके अलावा जो आप सिक्कीला दर्रा देखते हैं और रोहतांग दर्रा देखते हैं, ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर है। अर्थात हिमाचल प्रदेश से, मंडी से या हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला से अगर तिब्बत जाने होते हैं तो वो मार्ग जो है वो सिक्कीला दर्रा और रोहतांग दर्रा से होकर जाता है। ओके, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रे के बारे में। तो उत्तराखंड में प्रमुख रूप से 4 दर्रे पाए जाते हैं। आप देखते हैं, एक है मुलिंग, मुलिंग, मनाला, नीतीला और लिपु लेक।
ये आप 4 दर्रे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मुलिंग हो गया, मनाला हो गया, नीतिला हो गया और लिपुलेख हो गया। तो उत्तराखंड से अगर कभी लोगों को तिब्बत जाना होता है, मानसरोवर की यात्रा करना होता है या कैलाश पर्वत की यात्रा करना होता है, तो ऐसे में इन्हीं दर्रों से होकर के तिब्बत के लिए मार्ग जाते हैं। ओके। इसके अलावा अगर आप सिक्किम क्षेत्र में आते हैं तो सिक्किम में 2 दर्रे आपको मिलते हैं। एक है नाथुला दर्रा, नाथुला, और एक है जेपुला, जेपुला। ओके। सो नाथुला दर्रा और जेपुला दर्रा। और मैंने आपको बताया था कि सिक्किम राज्य में जो है, जो समतल सपाट मैदान पाया जाता था, जो घाटी पाई जाती है वो चुम्बी घाटी है। तो जब हम चुम्बी घाटी से यानी सिक्किम राज्य से तिब्बत में या चीन के क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर नाथुला दर्रा या जेपुला दर्रे से होकर के ही जाते हैं। और यहाँ पर नाथुला दर्रे को एक और वजह से याद रखिएगा कि भारत और चीन के मध्य जो सड़क मार्ग से व्यापार होता है वो इसी नाथुला दर्रे से होकर के जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। सो अरुणाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं बोमडिला, बोमडिला ये है। इसके बाद आप दूसरा देख रहे हैं यांग्याप, यांग्याप। इसके बाद फिर आप तीसरा देख रहे हैं कागरी कारपोला, कागरी कारपोला। इसके अलावा आप जब अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण साइड में आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पे आपको 3 दर्रे दिखाई देंगे, जिसमें सबसे उत्तरी दर्रा है दिफू। इसके बाद आप देख रहे हैं पांगसाट, पांगसाट, और एक आपको दिखा रहा है लिखा पानी, लिखा पानी। तो आप ये 3 दर्रे देख रहे हैं। यहाँ पर ये आपको दिफू दिख रहा है, दूसरा यहाँ पर पांगसाट है और तीसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा पानी है। तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में 6 दर्रे हैं। उत्तरी सीमा पर बोमडिला, यांग्याप और कागरी कारपोला, और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा के मध्य जो दर्रे हैं वो दिफू, पांगसाट और लिखा पानी। इसके अलावा एक दर्रा आप और देख लीजिएगा, मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर स्थित जो दर्रा है वो है तुजू, तुजू दर्रा। सो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने हिमालय से संबंधित सभी चीज़ों को एक बार कवर कर लिया है। और अब मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ाया हूँ चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस सीरीज में स्टार्ट किया था, जिसमें प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, उसको देने का प्रयास करूँगा ताकि आप हर चैप्टर को पढ़ते रहिए और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको भी करते चलिए। आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा और साथ ही साथ आपकी समझ भी विकसित होगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं और सीरियस हैं तो नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हैं तो आपकी अपनी एक खुद की समझ विकसित होती है और साथ ही साथ चीज़ें बेहतर तरह से आपको समझ में आती हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।